Welcome, Nazreen. Good evening. You're watching The Other Side. I'm Alina Shigri. Nazreen, the 45th US President Donald Trump, जिनकी गैर मुतवक्के कामयाबी देखी जाई थी, गैर मुतवक्के इस तरह से भी क्योंकि पोल्स जितने भी तज्जिए तबसरे सामने आ रहे थे उससे तो यही महसूस हो रहा था कि जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट थी हिलरी क्लिंटन, उनकी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होने जा रही है और जो रिजल्ट्स एंड डिस्पाइट दैट शी वाज एबल टू पुल आउट एंड शी हैड एन एज इन द पॉपुलर वोट्स, she could not pull out the number of electoral votes that were needed to land her in White House. और जो 270 electoral votes हासिल किए वो डोनाल्ड ट्रम्प 290 के करीब जो वोट्स हासिल किए वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने किए एंड अब वो अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे ऑन 20 जनवरी 2017. बट पाकिस्तान के लिए और ऑब्वियसली उनकी ये विक्ट्री, व्हाट डज इट मीन फॉर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, अमरीकी ताल्लुकात और डोनाल्ड ट्रम्प की जो जनूबी एशिया में हिकमत अमली होगी उस पर बहुत ज़्यादा अब नज़रें मरकूज़ होती हैं. जिस तरह से भारत ने तो काफ़ी एक जश्न देखा हमने और उसके बरक्स अमरीकी तकरीबन 25-26 रियासती जो उनके जो स्टेट्स हैं वहाँ पर मुजाहरे इस वक्त उनके खिलाफ देखे जा रहे हैं, नौ मुंतखब सदर के खिलाफ और जलाओ गिराओ की सूरत हाल है, गैर यकीनी की सूरत हाल वहाँ पर लोगों के दरमियान पाई जा रही है. ये आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल थमती हुई दिखाई देगी? बिकॉज दिस डेफिनेटली इंडिकेट्स कि उनके लिए जो हुकूमत करना है वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगी. जिस तरह से प्रोटेस्ट सामने नज़र आ रहे हैं और लोग नारे लगा रहे हैं दैट यू नॉट आवर प्रेसिडेंट. लेट्स सी आगे सूरत हाल किस तरह बढ़ेगी और हमारे सीनियर जो पैनलिस्ट हैं वो क्या इस हवाले से राय रखते हैं, बिकॉज कितना चैलेंजिंग पाकिस्तान के लिए हो सकता है. आज इस हवाले से हमारी गुफ्तगू का फोकस रहेगा और पाकिस्तान की भी हवाले से जो फॉरेन पॉलिसी है और जो लॉबिंग की ज़रूरत है, हमें जिस तरह से एक मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से, उनको बढ़ाने के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने जो मुबारकबादी का पैगाम दिया उसमें उन्होंने यही कहा कि दोनों मिल के आगे ताल्लुकात को बढ़ाएंगे दोनों ममालिक. और हमारे जो मुशीर ख़ारजा हैं जनाब सरताज अजीज़ साहब, उन्होंने भी इस बात का इजहार किया है कि शायद कश्मीर के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छा रोल अदा कर सकेंगे. बट ऑन दी अदर हैंड हमारे ऑपोजिशन जो हमारे मुल्क की है वो बड़ा इसको पॉजिटिवली नहीं ले रही है, तो बड़े नेगेटिव सेंटिमेंट्स उनमें भी देखे जा रहे हैं. कहा गया है कि एक बहुत बड़ी तब्दीली आगे आने वाले महीनों में नज़र आ सकती है. स्टूडियो में गेस्ट का तारुफ करा दीजिए. हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन करें तारिक अजीज़ुद्दीन साहब ने, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस तारिक साहब. उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब, इवन दो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सीनियर कॉलमिस्ट, सीनियर तज्जियाकार, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद. सर अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. हमारे साथ जो हमारे तीसरे गेस्ट हैं वो हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, सीनियर दिफाई तज्जियाकार. सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. जनरल साहब, तारिक अजीज़ुद्दीन साहब, डिस्कशन का आगाज़ करती हूँ. सर, शॉकिंग स्टनिंग विक्ट्री गैर मुतवक्के नज़र आ रही और जिस तरह से मैंने कहा कि वीवर पाकिस्तान में पीपल वर स्ट्रांगली रूटिंग फॉर हिलरी क्लिंटन, क्या किस तरह से आपने ये नताइज देखे? सर, वाज दिस बीइंग एक्सपेक्टेड? नहीं, एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी और पाकिस्तानियों की एक्सपेक्टेशन भी किस पर बेस्ड है? पाकिस्तानियों की एक्सपेक्टेशन जो अमेरिका से पोल्स आती थी और उनकी खबरें हम पढ़ते थे उसके मुताबिक हम भी अपनी माइंड सेट उसी तरह बनाते थे कि बस ये हिलरी आने ही वाली है. हिलरी के साथ हम कुछ थोड़ी सी एक कुर्बत समझते थे, जैसे ये हमारी अपनी है, इसको हम जानते हैं, ये पाकिस्तान को जानती है, तो इसके साथ वक्त अच्छा गुजरेगा और हमारी मुश्किलात शायद थोड़ी आसान हो जाएं. ये सोच थी. मैं समझता हूँ कि ये सोच ठीक नहीं थी, लेकिन ये सोच थी और ये सोच अक्सरियत में थी और लोग ऐसे ही समझते रहे कि जब हिलरी आ जाएगी तो ये मौजूदा मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगे, ये भूलते हुए कि मौजूदा मुश्किलात बराक ओबामा के वक्त में जो पैदा हुए ये वही बराक ओबामा है जो गुजरांवाला में 2 साल जिसने ज़िंदगी गुजारी है और कराची में कुछ वक्त गुजारा है और कीमा और दाल उसको बहुत पसंद है, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब उनको वाशिंगटन में ऑफ़र भी कर रहे थे कि आप पाकिस्तान आए तो आपके लिए दाल और कीमा इंतज़ार करेगा. लेकिन कीमा और दाल के साथ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, सुपर पावर डिप्लोमेसी नहीं चलती, उससे ज़्यादा पे चलती है. मैं ख़ुद समझता हूँ कि हिलरी की एक हियरिंग हुई थी US कांग्रेस में अफ़गानिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें उसने बड़े वाज़े अल्फाज में पाकिस्तान को डिफेंड किया कि ये जो पाकिस्तान में मुसीबतें बनी हुई हैं,
तालिबान की वजह से और एक्सट्रीमिज़म की वजह से, ये हमारी बनाई हुई है, हमने बनाई थी और उनको हैंड ओवर करके हम तो चले गए और अभी वो मुश्किलात भुगता रहे हैं, तो उन पर इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए। तो शायद फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट शायद उससे क्यों ले के खुश थी कि अगर हिलरी आ गई तो उस किस्म की थिंकिंग के साथ हमारे मुश्किल वक्तों में थोड़ा सा आसानी आ जाएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, हर चीज़ बिल्कुल उलट गई। तो थोड़ा सा तो शॉक फैक्टर है कि इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, इतनी ज़्यादा पोल्स की जजमेंट्स जो थी वो बिल्कुल उलट गई और एक इनएक्सपीरियंस्ड आउटसाइडर वाइल्ड कार्ड एंट्री जो है सामने वो सामने आ गया नजर और आए। वो जीत सर रसूल बख्श रईस साहब, क्या रिफ्लेक्ट करता है सर डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह से स्वीप करना और जो इलेक्शन मुहिम और जो कैंपेनिंग के दौरान जो उनके तमाम वो स्टेटमेंट्स सामने आते थे, उसके बावजूद इवन दो कि हमने मेंशन किया पॉपुलर वोट्स हिलरी क्लिंटन के हिस्से में आए, बट इलेक्टोरल वोट्स लेकर वो कामयाब रहे। जी, जो अवामी रुझानात हैं वो तब्दील होते रहते हैं और जो पार्टी और जो रहनुमा ये समझता है कि ये तब्दील हो चुके हैं और तब्दीली क्या है, अगर वो ये समझ लेता है कि अवाम का और सियासत का रुख क्या है, किस तरफ को है, अगर कोई रहनुमा या सियासी जमात भांप लेती है तो वो कामयाब हो जाती है। बिल्कुल। तो ये उनकी कामयाबी है या उनके एडवाइज़र्स की कामयाबी है, जिन्होंने सोचा कि 3-4 बातें हमें सामने रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि लोग हुकूमत से नाखुश हैं, इस्टेब्लिशमेंट से नाखुश हैं, हालात से नाखुश हैं। दुनिया को वो ये समझते हैं कि अमेरिका के एक्सपेंस पे वो खुशहाल है और अमेरिका उनकी सलामती की और खुशहाली की मार्केट अपनी ऑफ़र करते हुए चीन को, इंडिया को, दूसरे मुल्कों को। तो और ये भी कि आपकी कंपनियां, क्योंकि आपका टैक्स का निज़ाम नाकिस है, इसलिए आपकी कंपनियां यहाँ से अपने कारखाने उठा के मेक्सिको ले जा रही हैं, जापान जा रही हैं, वहाँ पे चीन में ले जा रही हैं, इंडिया में ले जा रही हैं। तो ये आपके जॉब बाहर जा रहे हैं और फिर यहाँ पे जो बाकी जॉब रह गए हैं वो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो इमिग्रेशन है वो लोग। तो ये जो एक सेंटीमेंट एग्जिस्ट करता था, और ये होता यही है कि लोग अपनी हुकूमत से बहुत नाला हो जाते हैं और जब वो नाला हो जाते हैं तो फिर वो जो उनको सब्ज़ बाग दिखाता है उनके पीछे चले जाते हैं। तो सब्ज़ बाग तो इन्होंने दिखा दिए और लोगों का मिजाज भी समझ लिया। तो ये बुनियादी वजह है जो तब्दीली एक आई है। और सबसे बड़ी तब्दीली है जो उनका समाजी निज़ाम है, उसमें जो वाइट वर्किंग क्लास थी, जो कम पढ़े लिखे गोरे हैं और अक्सरियत में है, जो हमेशा डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ वोट देते थे, वो उनसे अलहदा होकर रिपब्लिकन पार्टी के साथ चले गए। ये तमाम वो तब्दीलियां हैं जिनको कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैश किया है, अपना नैरेटिव बनाया और स्लोगन ये दिया कि हमने अमेरिका को अजीम बनाना है, तब्दीली ले आनी है, जल्द तब्दीली ले आनी है। So sir, in other sense, हिलरी क्लिंटन इम्प्रेस करने में नाकाम रही उसमें उस वाइट क्लास को। देखिए, उसका एक बैगेज था। एक बैगेज तो ये था कि आज तक कोई खातून अमेरिका की सदर नहीं बनी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये तब्दीली अमेरिका में इस लिहाज से तो कम अज़ कम आ चुकी है कि अक्सरियत ने उनको वोट दिया है, लेकिन अगर कामयाब नहीं हुई तो उनके जो इंतखाबी निज़ाम है उसमें जो मसाइल हैं उसकी वजह से। दूसरी बात यह है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है कि उनके अपने खामंद के बिल क्लिंटन के 8 साल उससे एसोसिएट रहीं, फिर इसके बाद 8 साल बाराक ओबामा के उसके साथ वाबस्ता रहीं। तो ये इतना बड़ी लेगेसी थी एस्टेब्लिशमेंट की, जिसकी वजह से लोगों को इंस्पायर करना कि हम एक नई चीज़ देंगे, वो तो डिफेंड कर रही थी जो कुछ बाराक ओबामा की लेगेसी है उसको, तो इसलिए वो इंस्पायर नहीं कर सके।
وہ انسپائر نہیں کر سکتی جنرل صاحب, بٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کیمپین کی جو ریٹرک نظر آ رہی تھی, اور پھر وہ ان کی وکٹری اسپیچ کے ایک بالکل ایک ڈفرینٹ ٹون انہوں نے اڈاپٹ کیا, سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے کہا گیا, ایون تو کچھ دنوں پہلے تک وہ لاکر اپ وہ ہلری کلنٹن پہ تمام چیزیں انویسٹیگیشنز کے حوالے سے وہ ہنٹ کرتے رہے ہمیشہ. حکومت جو مظاہرے کبھی میں نے ذکر کیا, جو پروٹیسٹ اس وقت امریکہ میں جاری ہے, جو وہ میکسیکنز اور جو بلیک امریکنز جو مسلمان وہاں پر غیر یقینی کا اس وقت شکار ہو چکے ہیں, وہ غیر یقینی صورتحال کا, ٹف ہوگا ان کے لیے بھی؟ نہیں, ٹف تو نہیں ہوگا. دیکھنا یہ ہے کہ جو الیکشن کا ریٹورک تھا اور الیکشن میں جو انہوں نے پولرائز کیا سوسائٹی کو, جیسے ابھی رسول بخش صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے وائٹ ورکنگ کلاس کو, بزنس کمیونٹی کو, جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا, وائٹ ورکنگ کلاس کو ٹارگٹ کیا, پھر انلیگل امیگرینٹس کو جو جاب اپرچونٹیز سیز کر رہے تھے سستی لیبر کی وجہ سے ان کو ٹارگٹ کیا, ڈیموکریٹس جو ہیں ان کی ٹیکس پالیسی کو ٹارگٹ کیا. تو ان ساری چیزوں کو ٹارگٹ کر کے انہوں نے ووٹ تو لے لیے. تو سوسائٹی کو وائٹ, بلیک, لیٹینوز, میکسیکنز ان کے خلاف بات کر کے, مسلم امیگرینٹس کے خلاف پرٹیکولرلی بات کر کے, تو انہوں نے ایک پولرائزیشن کریٹ کی تھی. لیکن وہ سارا کچھ الیکشن تک تو ٹھیک تھا, آگے اچھا جو ہی وہ جیت گئے تو جو ان کی وکٹری اسپیچ ہے جیسے ابھی آپ بات کر رہی ہیں, اس میں ایک بیلنس نظر آیا. ایبسلیوٹلی. تو ایز اے کینڈیڈیٹ جو کچھ وہ کہہ رہے تھے, immediately he realized کہ now the responsibility is on his shoulders. تو ایک دم ان کا اس دن بیہیویئر, انہوں نے کہا جی میں سب امریکنز کا پریزیڈنٹ ہوں, ہم تمام تر ڈفرینسز سے ابو رائز کر کے امریکہ کو اندر سے مضبوط کریں گے, متحد کریں گے, اور بیرون ملک ہم پارٹنرشپس کریٹ کریں گے رادر دین وار. سو اس دن ان کا, ابھی ان کے اقتدار میں صدر بننے میں 2 ماہ کا عرصہ باقی ہے, تقریباً 2 سے تھوڑا زیادہ. تو یہ جو عرصہ باقی ہے اس میں, اور یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کے خلاف, یہ ان کے اندر اور میچیورٹی لائیں گے, اینڈ ہی ول کم ٹو ریئلائز کہ میں نے جو باتیں کی ہیں وہ غلط تھیں. ان کو سوچنے کا موقع ملے گا. یورپین یونین نے ان کو انوائٹ کر لیا ہے, کیونکہ ان سے ایک سوال کیا گیا تھا بیلجیم کے بارے میں, تو انہوں نے کہا اٹس اے بیوٹیفل سٹی, جس پہ یورپین بڑے ناراض ہوئے کہ انہوں نے کہا یار برسلز اور بیلجیم کا ان کو فرق نہیں پتا, نیٹو کے ہیڈ کوارٹرز ہیں, اور وچ ٹائپ آف پریزیڈنٹ از ہی کہ وہ کہہ رہے ہیں بیلجیم از اے بیوٹیفل سٹی. تو انہوں نے ان کو ابھی انویٹیشن بھی بھیجی اور انہوں نے کہا کم اینڈ سی وٹ ویسٹ از, اور یورپ کو آ کے انڈرسٹینڈ کریں. سو ہی از دا لیسٹ ٹریولڈ پریزیڈنٹ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو, اینڈ ہی از اے بزنس مین, میڈیا ہاؤس ہے رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس دن وہ اوول آفس میں بیٹھیں گے اور ان پر ایک ذمہ داری آئے گی, تو اسٹیٹ اپریٹس اتنا مضبوط ہے امریکہ کا, انسٹیٹیوشنز اتنے اسٹرانگ ہیں, اور ان کے جو گلوبل انٹرسٹ ہیں وہ ایک آدمی کی ومز پہ چینج نہیں ہو جاتے. تو دا ڈے ہی وڈ سٹ ان ہز آفس, اس دن اسٹیٹ اپریٹس, ان کی اسٹیبلشمنٹ اور امریکن انٹرسٹ وڈ گائیڈ ہم اینڈ ڈائریکٹ ہم. ایک چھوٹی سی بات کرتا جاؤں, پریزیڈنٹ اوباما جب آئے تھے تو وہ ایک چینج کا نعرہ لے کے آئے تھے, بالکل, اور انہوں نے باہر سے فورسز واپس بلانے کی بات کی تھی. لیکن جب وہ بات ہوئی افغانستان میں آرمی کی, تو اس وقت پینٹاگون نے ان کو 40,000 ٹروپس کی ڈیمانڈ دی تھی, جس پر انہوں نے کہا نو کوشچن, مائی سلوگن از ٹو برنگ دا ٹروپس بیک, سو آئی ایم ناٹ گیونگ دا ٹروپس. ہوا یہ کہ یہ 3 ماہ تک بحث ہوتی رہی, اور 3 ماہ کی بحث کے بعد وہ 39,999 بھی نہیں کر سکے. بالکل 40,000 ٹروپس ان کو دینے پڑے, اور وہ 40,000 ٹروپس پھر افغانستان میں آئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں, جو اسٹیٹ اپریٹس ہوتا ہے, جہاں ادارے مضبوط ہوں, وہاں انڈیویجول ومز اور الیکشن کی جو کیمپین کے سلوگنز ہیں وہ پالیسی اتنی بڑی چینج نہیں لائیں گے کہ وی اسٹارٹ فیئرنگ کہ پتہ نہیں آ گیا تو کیا ہو جائے گا. میرے خیال میں بیٹر سینس وڈ پریویل, اینڈ اگین وہ بڑے آرام سے دھیرے سے اگر کوئی تبدیلی لائیں گے, یقیناً کوشش کریں گے. مور اٹ وڈ بی ویری پروناؤنسڈ انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی. ظاہر ہے انہوں نے انڈیا کی طرف لیننگ کی بات کی ہے, اسلامک ٹیررزم کے خلاف بات کی ہے, چائنا کے خلاف بات کی ہے, مڈل ایسٹ اور ایران کے خلاف بات کی ہے, لیکن انہوں نے کہا میں پیوٹن سے دوستی بڑھاؤں گا. تو اگر پیوٹن سے دوستی بڑھائیں گے تو سیریا اور ایران کے خلاف دشمنی کتنی بڑھا لیں گے. سر بالکل. لیکن اب یہ چند چیزیں ہیں جن سے ابھی تک ان کی, جب تک مشینری ان کی ٹیم اناؤنس نہیں ہوتی, اس وقت تک اٹس ٹو ارلی ٹو اسپیکولیٹ
کہ وہ کیا کریں گے. ایبسلیوٹلی. اور ڈیوڈ ہیل میں جس طرح سے کہا کہ پالیسیز ریمین انچینجڈ، جو بھی ٹورڈز پاکستان ہوگی ہے ہماری پالیسی وہ فرد واحد کی، جس طرح آپ نے کہا فرد واحد کا کوئی پالیسی سازی پہ اتنا ان کا امپیکٹ نہیں ہوگا. بٹ سر پاکستان میں جو ہم نے پہلے بات کی کہ پاکستان میں جو پریشانی، جو خوف ایک جو دیکھا جا رہا ہے، اگر ہم ہسٹری کو بھی دیکھیں آف ریپبلکنز فرینڈلنس ٹورڈز پاکستان، اس کو دیکھتے ہوئے کیا پھر باقیوں کے لیے پیغام ہونا چاہیے؟ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی وہی اگین وکٹری اسپیچ میں ایک ٹون جو تھی، فیئرز اینڈ اینگزائٹیز انفاؤنڈیڈ. جیسے جنرل صاحب نے فرمایا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اتنی بڑی ریڈیکل چینجز نہیں آتی جب انکمبنٹ چینج ہوتا ہے. جیسے انہوں نے فرمایا جب اوباما آ رہا تھا تو اس کی کیمپین ریٹرک تھی کہ وہ چینج لائے گا امریکہ میں، اور کہتے ہیں، اور یہ مذاق میں کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ، کہ جب اوباما وائٹ ہاؤس میں گیا اور اس نے چینج کی بات کی، اس نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ the change has already happened. First black president in the United States, that's the change. اب آپ ہماری بات سنیں اور اب ایسے چلنا ہے. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی چینج کی بات اتنی زیادہ نہیں کی، لیکن کی کہ میں اپنی پالیسی برانڈ تو وہ پیش کر رہا تھا نا، کیونکہ اس کی کوئی پیچھے حکومت کا کوئی ایکسپیرینس، حکومت کے ساتھ، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں رہا، بزنس ورلڈ میں رہا، تو یہ لائے گا. اب چینج کیا ہے؟ چینج یہ ہے کہ ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے امریکہ میں جو بہت طاقتور ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ پاور بیہائنڈ دا تھرون ہوتا ہے، اور تھرون کو وہ پیچھے سے چلاتا ہے، تھرون آگے سے چلتی ہے. یہ چونکہ خود بلینئر آدمی ہے اور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے ساتھ اس کا رشتہ آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہے، تو یہ اپنی ہز اون مین بن کے تھوڑا سا دکھائے گا. ایک نیگیٹو پریشر اس کو سیدھا رکھنے کے لیے بھی ہوگا which will make him a normal man. کوئی ایکسٹراڈنری یا کوئی ایکسنٹرک حرکتیں کرنے سے قاصر رہے گا. اس کے کہنے کے بعد جہاں پاکستان کا رشتہ ہے، آپ نے جیسے فرمایا ریپبلکنز کا تاریخی طور پر 1947 سے ریپبلکنز کا پاکستان کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ریلیشن شپ رہا ہے، ڈیموکریٹس کا زیادہ انڈیا کی طرف رجحان رہا ہے. اور یہ کھیل اب 69 سال ہو گئے کھیلی جا رہی ہے. اس میں پاکستان کا رولر کوسٹر رائڈ اوپر بھی کریسٹس پہ بھی گیا اور ٹرفس میں بھی گیا، اور اللہ کا فضل ہے ہم جہاں ہیں وہاں پہنچ گئے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ جائیں گے. ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. ایک جو بات غور کرنے والی ہے، جب ریپبلکنز کا پاکستان کے ساتھ اچھا رشتہ رہا ہے، پاکستان میں ملٹری رول رہی ہے. پلیز نوٹ اٹ. یس. اور ریپبلکنز نے کئی موقعوں پہ یہ بات کہی ہے، وی آر مور کمفرٹیبل ڈیلنگ ود ون مین. سر فرام دا ڈیلیوری آف F-16s ٹو وہ سینکشنز والی تمام وہ جو ہم نے چیزیں دیکھی. یس. تو یہ ہے. اور اب ڈیموکریٹس کا ایکلپس آ گیا ہے 4 سال کے لیے یا 8 سال کے لیے. اگلے 4 سال جو ہیں 1200-1300 دن ہیں، کافی اس میں چیزیں ہو سکتی ہیں. ہمارے اپنے اندر، ملک کے اندر جو ہماری جمہوریت ہے اس کے اندر کتنی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. جو ایک آسرا تھا کہ ڈیموکریٹک سرکار واشنگٹن سے 1-2 ہاتھ کمر پہ رکھے گی اور گرنے نہیں دے گی، اب وہ 2 ہاتھ چلتے جا رہے نظر آ رہے ہیں. کیا ہوگا اس کے آگے وہ تو ٹائم ول ٹیل. Absolutely, time will tell. Let's keep our fingers crossed. I'm instructed to go for a break right now. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران ہی یہ بات کہی کہ آفریدی کو 2 منٹ میں جیسی منتخب ہوا 2 منٹ کے اندر ڈاکٹر شکیل آفریدی کو رہا کروا دوں گا. یہ تمام اور جو بڑے بڑے دعوے کیے گئے ہیں، یہ بھی کتنا آسان ہوگا ان کے لیے. اور چودھری نثار صاحب نے بھی پھر ان کو ایڈریس کیا ہے کہ وہ ہمارا معاملہ ہے. دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انورڈ لکنگ ان کی پالیسیاں ہوں گی کہ امریکہ کا انفراسٹرکچر کس طرح سے ایک اچھا بنانا ہے، کہ دنیا میں اس نے اعلان بھی کیا کہ کوئی دنیا کا اور ملک ان کے انفراسٹرکچر کا مقابلہ نہ کر سکے. انہوں نے جو کچھ کہا ہے، سارا تو نہیں لیکن زیادہ تر وہ کر کے دکھائیں گے.
मसलन ये है कि इमिग्रेशन के बारे में उनकी पॉलिसी होगी, जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी। स्ट्रिक्ट पॉलिसीज। लेकिन जो पाकिस्तानी है या मुसलमान है, जो भी अमेरिका के शहरी हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप या रिपब्लिकन पार्टी या कांग्रेस कुछ नहीं कह सकती, इसलिए कि उनको आइन के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, उनको कोई नहीं छेड़ सकता। वो जो ओबामा की पॉलिसियाँ हैं, ख़ुसूसी तौर पर जो हेल्थ केयर सिस्टम है, उसको वो तब्दील करेंगे। वो जिस तरह कह रहे हैं कि टैक्स रेट अमीर लोगों का, मिडिल क्लास का कम करेंगे, ये भी ज़रूर करेंगे। उनका जो फोकस और महवर होगा पॉलिसियों का कि अमेरिका के अंदर हमने तब्दीलियाँ किस तरह से ले आनी है। बाकी हाँ, पाकिस्तान और बाकी दुनिया के ममालिक, एक बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर जिस तरह से वो कह रहे हैं कि उन्होंने पैसा अमेरिका के अंदर खर्च करना है, तो जो असिस्टेंस है उनकी, उसमें काफ़ी कमी आ सकती है। कहीं पे अगर वो किसी को असिस्टेंस देंगे तो बड़ा लेन देन वाला मामला होगा। वो ये होगा कि जी आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान एक ख़ासी अमेरिका से मिलिट्री और इकोनॉमिक असिस्टेंस लेता है, तो फिर वो ये कह सकते हैं कि जी अफरीदी साहब को हमारे हवाले वो करें। बिल्कुल उससे मशहूर तो कर देंगे। ये तो हमारे अपने ऊपर है कि किस हद तक हम किसी पर इन्हसार करते हैं। अगर इन्हसार हम किसी पे ज़्यादा करेंगे तो हमारे ऊपर दबाव ज़्यादा बढ़ेंगे, हम ज़्यादा कमज़ोर होंगे। और नेटो हो या दुनिया के दीगर ममालिक हों, वो जिस तरीके से माजी में हुकूमतें बहुत पैसा लगाती रही हैं, अपने ट्रुप्स भेजती रही हैं, वो ये कहेंगे जी हम ये देखेंगे कि क्या आप अपने तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए वो पैसा खर्च कर रहे हैं जो आपको खर्च करना चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए ये दो चीज़ें हमें जहन में रखनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि हमारे साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हों। हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ बिज़नेस टाइप रिलेशनशिप होने चाहिए कि या तो ये तो नहीं है कि हम मोहब्बत में चले जाएं तो फिर गज़लें ही गज़लें लिखते जाएं और कहते जाएं, और जब कोई रफ पैच आ जाए तो फिर वही गीन वाली बट सर जो रुझान भारत का होगा, पाकिस्तान उतना देखिए वो एक चीज़ जो है एक ज़हन में रखें, अमेरिका का एक पैटर्न बन चुका है। उस पैटर्न को हम न तब्दील हमें करना चाहिए ना हम कर सकते हैं। वो ये है कि उनके लिए अमेरिका एक नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जो पिछले 8-10 साल में काम हुआ है, उसके ऊपर ये काम ज़रूर करेंगे। लेकिन फिर एक बात है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या अगले 10-15 साल में ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दिफाई अमूर डिटरमिन करेंगे या इक़्तिसादी अमूर करेंगे? अगर इक़्तिसादी अमूर करते हैं, जिसकी मैं तवक्को रखता हूँ, तो फिर इंडिया उनके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट तो ज़रूर है। लेकिन अगर फिर अपनी मार्केट को उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना है, तो फिर वो जो जॉब्स इंडिया चले गए हैं उनको जब वापस ले आएंगे तो क्या वो टेंशन नहीं पैदा होगी? ये बड़ा अनडिफाइंड एरियाज़ हैं। एक जो बुनियादी फ्रेमवर्क मुझे नज़र आता है वो ये है कि जी हमने अमेरिका के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना है। ये नहीं है कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये रूस है, ये चीन है। हमने देख रहा है कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। राइट, रज़ा रूमी साहब, मैं चाहूँगी आप हमारे साथ थोड़ी देर मजीद भी अपना वक्त दीजिए। मैं जनरल साहब की तरफ जाऊँगी। जनरल साहब, जिस तरह से रूमी साहब ने भी कहा कि भारत और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात है वो आगे आने वाले दिनों में मजीद मुस्तहकम होते हुए दिखाई देंगे। उस पर पाकिस्तान को ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए कंसर्निंग, वन ऑफ द कंसर्निंग फैक्टर्स रहेगा और बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर रहेगा। बट सर, आगे जिस तरह मैंने डॉक्टर शकील आफरीदी साहब के भी हवाले से जो सवाल किया था, और वो कंडीशंस इम्पोज करना एड को, आपको याद होगा कि वो रिपब्लिकन उनके कैंडिडेट के हवाले से, रिप्रेजेंटेटिव के हवाले से, वो उनकी जानिब से बल्कि 2 करारदादें भी आई थी जिसमें एक उनको अमरीकी शहरियत के हवाले से डिमांड की गई थी और एक उनको अवार्ड देने के हवाले से डॉक्टर शकील आफरीदी को। किस हद तक ये अमरीका मजीद डू मोर का मुतालबा और फिर इसके हवाले से इकदाम लेगा? देखें, हमने देखना ये है कि इस रीजन में अमेरिका के इंटरेस्ट्स क्या हैं। शकील आफरीदी कोई इतना बड़ा किरदार नहीं है या कोई इतना बड़ा डिसीजन नहीं है जो 2 ममालिक के दरमियान कोई खलीज हायल कर देगा या ब्रिज बिल्ड करने का काम करेगा। इतनी बड़ी बात नहीं। अमेरिका के लिए हीरो है। नहीं, अमेरिका के लिए हीरो होता रहे, लेकिन अगर
अपनी लीडरशिप एक रिजॉल्व शो करे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा कि पिछली गवर्नमेंट को, और जब जनरल अशफाक परवेज़ कियानी थे चीफ, उस वक्त सलाला पर अमेरिका ने एक अटैक किया था और हमारे कुछ ऑफिसर और जवान 24 जवान शहीद हुए थे, जिसका पाकिस्तान को बहुत रंज था। हम स्ट्रेटजिक पार्टनर्स भी थे, एलाइड भी थे और सारा कुछ था, उनके साथ ताउन भी कर रहे थे, अफ़गानिस्तान में उनको फैसिलिटेट भी कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने वो स्ट्राइक की तो गवर्नमेंट ऑफ द डे ने और उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप ने दे पुट देयर फुट डाउन। उसका नतीजा ये निकला कि 8 महीने तक हमने अमेरिका की सप्लाई रोक दी, उनसे शमसी बेस खाली करवाया 30 दिनों के अंदर, और 850 मैरीन्स जो आ चुके थे मुल्क के अंदर उनको निकाल के मुल्क से वापस भेजा। अगर लीडरशिप का रिजॉल्व हो तो अफरीदी तो कोई इंसिडेंट नहीं है, ये तो क्या एक इंडिविजुअल है, हु इज ही इज पाकिस्तानी, उसकी किस्मत का फैसला पाकिस्तान करेगा, वो अमेरिकन नेशनल नहीं है। उसने जो कुछ किया एक दहशतगर्दी के हवाले से कुछ है कि उसने क्या उसामा बिन लादेन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, वेल वो तो हम भी प्रोवाइड करते हैं, और वो तो दहशतगर्दी की सपोर्ट तो हम हुकूमत नहीं कर रही थी इसलिए। लेकिन उसने जो उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की और पाकिस्तानी अदारों के साथ नहीं की, उन बेसिस पे उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है जिसकी वजह से उसको रखा हुआ है, और वो रहेगा और उसका फैसला हुकूमत पाकिस्तान करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला नहीं करना। अभी हम बात करते हैं कि इस रीजन में अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है। 4 बड़ी चीजें हैं, फिर हम बाकी मेहमानों की राय भी ले लेते हैं। 4 बड़ी चीजें। अफगानिस्तान में प्रेजेंस, क्या अमेरिका निकल के जा सकता है या उसने अभी कुछ अरसा रहना है? अगर वो अफगानिस्तान में ठहरना चाहते हैं तो पाकिस्तान को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान की अहमियत अपनी जगह पे रहेगी। जियोग्राफिकल लोकेशन पाकिस्तान की है, स्ट्रेटजिक लोकेशन है, ये एक ऐसी रियलिटी है जिसको कोई आदमी चैलेंज नहीं कर सकता। और एक बात मैं और बता दूं कि अगर पाकिस्तान को पुश किया गया, जो अमेरिका नहीं करना चाहता, बिल्कुल, तो अमेरिका पाकिस्तान को पुश करके रशिया या चाइना की गोद में मुकम्मल तौर पे धकेलना नहीं चाहेगा। वो अपनी इन्फ्लुएंस रखेंगे। अगर आप ये CPEC का मुआहदा देखें जिसकी अभी उन्हें तकलीफ है, चाइना की जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इकॉनमी बढ़ रही है, जिस तरह वो रीजनल इस रीजन में जिस तरीके से चाइना आ रहा है, नेचुरली इंडिया और चाइना अमेरिका उसको कंटेन करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा पुश किया गया तो जिस तरीके से रशिया भी कंसिडर कर रहा है कि वो साइबेरिया के सेंटर से आएंगे, आल्ताई रीजन से शेंजन रीजन में आके इसी CPEC के साथ वो कनेक्ट हो जाएंगे, और फिर उस रूट को यूज़ करते हुए अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं कायम होता तो वो भी गवादर आ सकते हैं। अगर हम ईरान की ऑयल और गैस की सप्लाई ले लें और उसको कनेक्ट करके उनको इस रीजन के साथ कनेक्ट कर दें, तो पाकिस्तान एक ऐसी लोकेशन पे बैठा है, एक इतना अहम मुल्क है कि इसको वो धक्का दे के किसी की गोद में भेजना नहीं चाहेगा। एब्सोल्युटली। तो हमारी इंपॉर्टेंस भी रहेगी। रहा उनका ये कहना कि हिंदुस्तान के वो नज़दीक जाएंगे, 2 हिंदुस्तान की इस वक्त ख्वाहिशात हैं जिनके बारे में उसे दुनिया की कोई ताकत हेल्प नहीं कर सकती जब तक वीटो सिस्टम मौजूद है। ठीक है, वो NSG में एंट्री चाहते हैं, चाइना उनको एंट्री नहीं करने देगा। अगर वो सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप और परमानेंट मेंबरशिप के लिए दे आर वाइंग और वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस यूज करना चाहें, तो अगेन चाइना के जो इंटरेस्ट क्लैश कर रहा है इंडिया के साथ, हालांकि वो सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं इंडिया के, इंडिया और चाइना, उसके बावजूद वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर इंडिया को नहीं बनने देगा। राइट सर। तो बहुत ज्यादा भी कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा या पाकिस्तान के पास को अगेन लाइक जनरल साहब सेड, तारिक अजीज उज़नी साहब, पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत को समझते हुए और उसको देखते हुए अमरीकी पॉलिसी साज आपको नजरअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने। हमें चाहिए थोड़ा सा अभी मैच्योरिटी से काम लें और थोड़ा सा सुधर जाएं। एकदम हर बात पे इस तरह मर्क्यूरियल रिएक्शन, एकदम फुलझड़ी की तरह ऊपर उठ जाना, फिर घबरा के खफा हो जाना, इस तरह बिहेवियर जो है स्टेट के लिए, स्टेट की लीडरशिप के लिए सजती नहीं है। अगर हमें कोई चैलेंजेस दरपेश हैं तो हमें सोचना चाहिए, कलेक्टिवली सोचना चाहिए, और इतनी कैपेसिटी है पाकिस्तान में सोच। अगर तो हम जो कर रहे हैं वो ठीक है और उसके नताइज पॉजिटिव निकले हैं, कंटिन्यू विद इट। अभी नए मेंबर्स आए हैं
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी, सेनेट में भी, तो उनको भी देखना है कि वो क्या उनकी इंक्लिनेशंस हैं हमारी तरफ, और अपने आप को दुनिया में a nice country, acceptable country बना के पेश करें. It has to start from the inward side. Absolutely. And then present ourselves the finished product as a very nice, बिल्कुल. acceptable product. बिल्कुल. एक और ब्रेक मुझे शामिल करनी है यहाँ पे. ब्रेक के बाद हुआ है जिसके नतीजे में तकरीबन 10 से ज़ायद अफराद कहा जा रहा है कि जाँ बहक हुए हैं. अगेन सर, बहुत ज़्यादा इंटरनल हमें सिक्योरिटी चैलेंजेस और एक्सटर्नल फ्रंट पे चैलेंजेस, किस तरह से पाकिस्तान, और इट्स वेरी इजी फॉर अस टू शिफ्ट द ब्लेम, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है. देखिए, हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं उनको हमें सुलझाना होगा. क्यों नहीं सुलझ रहे उसको भी देखना होगा. क्या सिंध की हुकूमत वो काम कर रही है जो उसको करना चाहिए? क्या बलूचिस्तान की हुकूमत उतना मौसर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है? इस तरीके से दीगर हुकूमतों को देखना होगा. जमहूरियत हमारे मुल्क में है, जमहूरियत रहनी चाहिए. जमहूरियत ही से ही हम आगे अपना कोई अच्छा रास्ता बना सकते हैं, मुस्तकबिल बना सकते हैं. मेरा अपना ख्याल ये है कि जो सवालात मैंने उठाए हैं उन के जवाब में मैं तो यही कह सकता हूँ कि नहीं, जो काम हमारे सियासतदानों को, सियासी जमातों को करना चाहिए, हुकूमतों को करना चाहिए मजमूई तौर पे, जिसमें कि सिर्फ सियासी हिस्सा नहीं है बल्कि इंतज़ामी हिस्सा भी है, पुलिस भी है, इंटेलिजेंस भी है, सारे इदारे जो रियासत को बनाते हैं, सबको वो काम करना चाहिए. लेकिन ज़िम्मेदारी सियासतदानों की होती है कि मुल्क में मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा इस वक्त सबसे बड़ा मसला करप्शन है. लोगों से बात करें जो सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका ये तो कोई मसला नहीं है, किस मसले की बात करते हैं? क्योंकि ये उनके कंडक्ट से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए वो इसको डिनाई करते हैं. दुनिया में जो कुछ दहशतगर्दी के बारे में रियासती इदारों और उसके ढांचे की तनज़्ज़ुली और ज़वाल के बारे में जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ परखा गया है, उसमें जो बुनियादी किरदार है वो सियासी है कि करप्शन अगर किसी मुल्क के अंदर है तो आपके इदारे कमज़ोर होंगे, क्योंकि इदारों को कमज़ोर किए बगैर मुनज़्ज़म तरीके से करप्शन किसी भी मुल्क में नहीं हो सकती. अगर उनको ये एहसास हो या हम साबित कर दें कि इदारे इतना मजबूत है कि करप्ट आदमी को पकड़ेंगे, जेल में रखेंगे, सजाएं होंगी, नाअहल होंगे, तो ऐसा क्यों करेंगे? और जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो वो इदारों को मज़ीद कमज़ोर करते हैं ताकि उनकी करप्शन जारी रहे. इस मसले को जब तक हल नहीं करेंगे आप दहशतगर्दी पर काबू नहीं पा सकेंगे. उसमें फिर उसके जो समाजी अवामिल हैं वो ये हैं कि अगर अरबों डॉलर के लिहाज से महीनों में अगर पैसा सरमाया मुल्क से बाहर मुंतकिल हो रहा है, दहशतगर्दी है, तो ना तो यहाँ सरमायाकारी होगी और ना हुकूमत के पास वो वसाइल होंगे कि 200 मिलियन की आबादी, सारे अमेरिका की आबादी 350 मिलियन है, हमारी इन वसाइल के साथ आबादी 200 मिलियन के करीब है. उसके लिए अगर हम वसाइल मुहैया नहीं कर सकते तो एक तबका अक़लियत, छोटी सी अक़लियत दहशतगर्द बन जाएगी और आपको अंदर से गैर मुस्तहकम करेगी. ये सोचने की बात है. मैं ये समझता हूँ कि सियासतदानों से ये सवाल उठाएं, ये नहीं कि ये तो बारहा सर चीफ जस्टिस भी ये बात कहते हैं, जिस इदारे पे हाथ डालो करप्शन की एक नई दास्तान सामने आती है. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी एक स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व हम देख रहे हैं जिसमें वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि करप्शन और दहशतगर्दी का जो गठजोड़ है उसको हर सतह पर जाके जो है वो ख़त्म करेंगे. वी ऑल वेरी वेल नो कि वज़ीर आज़म ने अभी कहा कि जी कराची में हमने दहशतगर्दी ख़त्म कर दी है. सर CPEC की भी एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हमने देखनी है और उस पर ये हालात. देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो गठजोड़ तोड़ने की बात हो रही थी उसको तो पॉलिटिकल लीडरशिप कंप्लीटली सैबोटाज कर चुकी है और कोई गठजोड़ नहीं तोड़ा गया. जो सिंध में और कराची में नेक्सस था फाइनेंशियर्स और टेररिस्ट और फैसिलिटेटर्स के दरमियान, वो तमाम अदारे, वो तमाम बड़े बड़े सेक्रेड हाउसेस और वो तमाम लोग जिनको गिरफ्त में लिया गया था वो आज ज़मानत पे अपने घरों को पहुंच चुके हैं और किसी के खिलाफ कोई मंतकी अंजाम तक कोई केस नहीं पहुंचा.
الطاف حسین نے بھی جو کچھ منہ سے کہا اور اسمبلی نے آرٹیکل 6 کا ریزولوشن بھی پاس ہوا اور ریزولوشن کو فائل میں ڈال کے رکھ دیا گیا، اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی. تو یہ تو ہے ریزالو. جو اس ٹیررزم ایک نحوست ہے جو اس ملک میں ہے اور اس کو ہم نے فائٹ کرنا ہے. مجھے اس وقت تک گورنمنٹ اس میں نان سیریس نظر آتی ہے، فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت وقت نے ملٹری کورٹس بنائی سپیڈی ٹرائلز کے لیے. سپریم کورٹ نے اس ڈیسیجن کو بیک کیا. آج جب اس وقت ہم بیٹھے ہیں تو 124 افراد کو سزائے موت ملٹری کورٹ سے ہو چکی ہے، جن میں سے 97 کی اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی خارج ہو چکی ہیں. صرف 12 کو سزائے موت دی گئی ہے اور صدر پاکستان مور دین 90 انڈیویجولز کی رحم کی اپیل کے اوپر 1 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں. تو اگر آپ نے دہشت گردوں کو سزا دینے میں بھی اپنا ریزالو شو نہیں کرنا تو ہر مزار کو، ہر گھر کو، ہر سافٹ ٹارگٹ کو 20 کروڑ کے ملک میں ہر ایک انسٹیٹیوشن، ادارے اور گھر کو اور ہاؤس ہولڈ کو تحفظ دینا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے جب تک رول رٹ آف دا لا اسٹیبلش نہیں ہوگی. سر بالکل، اینڈ اٹس ویری شاکنگ جب چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ پچھلے سالوں کی نسبت آپ اٹھا کے دیکھیے ابھی کتنے کم دھماکے ہو رہے ہیں. آپ وہ بھی دیکھیں، ایک آدھ دھماکے سر اس کا ڈیتھ ٹول کتنا زیادہ ہوتا ہے، مطلب کیجوالٹیز جو ہیں وہ اس کی انٹینسٹی کتنی ہائی ہوتی ہے. دیکھیں انیلا بات سنیں، سوری ایک بات کہنا آسان ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں 70% سے زیادہ کمی واقع ہوئی ہے. لیکن اگر آج یہ 115 کے قریب ایگزیکیوشنز ہو گئی ہوتی اور باقی سپیڈ، تو ایک جو انیشل امپیکٹ بنا تھا، جو میسج گیا تھا وہ جاتا رہتا. آج حالات یقیناً بہتر ہوتے. ایک ایگزامپل دوں گا، ہماری حکومت، پولیس، آئی بی اینڈ یہ سول ادارے ابھی تک آرمی کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. جب پی ٹی آئی کے ایک دھرنے کو روکنا تھا، ایک گاؤں سے لسٹیں تیار کر انہوں نے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو 2 راتیں پہلے اٹھا لیا. یہ ہے ہماری پولیس کی ریچ. اتنی ایفیشنٹ پولیس ہے. پلیز آئی بی اتنی ایفیشنٹ ہے، لیکن جب یہ دہشت گردی کے خلاف یہ ریزالو شو نہیں کرتے تو پھر اس پہ بیس کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک سول ادارے اس طریقے سے دہشت گردی کو وہ پریورٹی نہیں دے رہے جو دینی چاہیے. اسی کی وجہ سے پھر پروبیبلی امریکہ ہم سے بار بار یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. رضا رومی صاحب، امریکہ ہمیشہ یہ بات کہتا رہا کہ آپ گڈ طالبان، بیڈ طالبان کے خلاف کوئی ڈسکرمنیشن والے وہ فیکٹر، اینڈ دین سیف ہیونز نہ بنانے دیے جائے پاکستان میں دہشت گردوں کو. تو دہشت گردی کے جو آئے دن جو واقعات پاکستان میں نظر آ رہے ہیں، اس کو کس طرح سے اینڈ واٹ میسج ڈز اٹ سینڈ انٹرنیشنلی؟ جی، میسج تو پھر ظاہری بات ہے، جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ تو پاکستان کا امیج متاثر تو ہوتا ہے، لیکن میرے خیال سے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون سا ملک جو ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمارا مفاد کیا ہے. ہمارا یہ ہے کہ جو قومی نیشنل کے اوپر ملٹری اور سویلین دونوں متفق ہیں، اس پر عمل نہیں ہو رہا مکمل طور پر. کیا ایسی وجوہات ہیں، اور وہ جو وجوہات ہیں ان کا تدارک کرنا چاہیے. اس میں ظاہری بات ہے پولیس اور ابھی انتظامی امور کی بات بھی ہوئی ہے شو میں، اور بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی سیکیورٹی پالیسی جو ہے اس کو بھی ریویو کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا گنجائش نہ رہے کہ کسی قسم کا کوئی وائلنٹ گروپ جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین سے آپریٹ نہ کرے، چاہے وہ اس کا کوئی بھی مقصد ہو. کیونکہ جب تک ریاست یہ اپنی پوری 100% رٹ نہیں قائم کرے گی اور ہر طرح کے وائلنٹ گروپ کو کنٹرول میں نہیں لائے گی، اس وقت تک یہ مسئلہ پھر یہ چلتا رہے گا بدقسمتی سے. رائٹ. لاسٹ فائنل ریمارکس ادارے عزیز الدین صاحب، آج کا یہ واقعہ اینڈ ہمیں اپنی سیکیورٹی پالیسی کو کس حد تک ریویو کرنے کی ضرورت ہے؟ ریویو میں اگین مس یوز آف ٹرمینالوجی یا یوز آف رانگ ٹرمینالوجی. یہ گڈ طالبان بیڈ طالبان والا قصہ جو ہے یہ اتنا غلط ہے کہ اس نے ہمیں اور ڈاک میں ڈال دیا ہے. کوئی گڈ طالبان نہیں ہے، کوئی بیڈ طالبان نہیں ہے. طالبان طالبان ہیں. بالکل.
जो पाकिस्तान की इंटरेस्ट्स को नुकसान पहुंचाते हैं उनके साथ हम डील करेंगे। जो पाकिस्तान की सरजमीन से बैठ के रीजनल ममालिक को नुकसान पहुंचाते हैं उनको हम डील करेंगे। इसमें गुड और बैड की क्या तमीज़ बनाते हैं? जैसे ही हम कहते हैं कि जो हमें मारेंगे हम उनको तो मारेंगे, जो हमें नहीं मारते हम उनको क्यों मारें? इसका मतलब है कि हमने जो पाले हुए हैं दूसरों को मारने के लिए वो हमारे लिए गुड तालिबान है। तो हम अपनी बड़ी अंग्रेजियां बोल दें, लेकिन समझने वाले भी तो समझते हैं, बात के अंदर जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो पॉलिसी रिव्यू में ये भी एक चीज़ देखनी है कि ओवरऑल ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है। अगर फ्यूचर में हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते तो पास्ट की जो पिछले 10 साल की एक्टिविटी है उससे ही देख के कोई लेसन्स लर्न निकालें और आइंदा के लिए हम अपनी कोई पॉलिसी बना। एब्सोल्युटली, लेसन्स लर्नड वाली चीज़ पे कंक्लूड ही करूंगी। आई एम इंस्ट्रक्टेड टू रैप अप द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर, आपका और रज़ा रूमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, हमें अमरीका से आपने वक्त दिया। प्रोग्राम की टीम और अलीना शेगी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।